चलिए बेटा, हमारा चैप्टर स्टार्ट हो रखा है स्टेट ऑफ मैटर। स्टेट ऑफ मैटर में अपने पास सबसे पहले आता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ फोर्सेस। इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस। जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज हैं वो आपकी दोनों टाइप की हो सकती हैं। एक आपका अट्रैक्शन भी हो सकता है और रिपल्सन भी हो सकता है। अट्रैक्शन भी हो सकता है और रिपल्सन भी, मतलब ये कि अट्रैक्टिव फोर्स भी हो सकती है और रिपल्सिव फोर्स भी हो सकती है। यहाँ पे हम स्टडी करेंगे अट्रैक्शन को, तो हम बोलेंगे इसको इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो इसका डेफिनेशन बनेगा द फोर्स which hold the molecules or particles together। जो ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इसमें इंक्लूड किसको नहीं करते हैं? इसमें हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को इंक्लूड नहीं करते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नॉट कंसिडर्ड या नॉट इंक्लूडेड। इसका कारण क्या है? देखिए, अब जैसे Na पॉजिटिव है और Cl नेगेटिव है, अगर ये अपोजिट चार्ज हैं दोनों, पॉजिटिव और नेगेटिव, अब इनके बीच में जो अट्रैक्शन होगा वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। इसको हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं बोलेंगे। आई बात समझ में? इसको लिया कैसे जाएगा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को? ये इनके बीच में हो गया। अब ये दोनों ने मिलके क्या बना दिया? NaCl। ये बॉन्ड फॉर्मेशन, Na के ऊपर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, Cl पे डेल्टा नेगेटिव। अब दूसरा मॉलिक्यूल जो NaCl का आएगा ना, उस पे डेल्टा पॉजिटिव और Cl पे डेल्टा नेगेटिव। इनमें जो अट्रैक्शन होगा, इस टाइप की अट्रैक्शन को हम इसमें कंसीडर करते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कंसीडर नहीं करते हैं। जब ऐसे चार्ज डेवलप होता है तो उसमें डाइपोल बोला जाता है और डाइपोल मोमेंट निकालते हैं हम लोग। आई बात समझ में? दूसरी बात जो यहाँ पे, ग्रेटर द एक्सटेंट ऑफ ग्रेटर द मैग्नीट्यूड ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, greater will be the melting point and boiling point। उतना ही उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो क्या होगा? ग्रेटर। समझे चीज को? जैसे हम बात करते हैं कि सॉलिड में पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ टाइटली होल्ड होते हैं। इसका मतलब सॉलिड में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है। अब सॉलिड जो है वो एनर्जी गेन करता है, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, और एनर्जी प्रोवाइड करके वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें? लिक्विड में। अब लिक्विड को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं तो वो कन्वर्ट हो जाता है गैस में। तो इसका मतलब क्या है कि जो एनर्जी प्रोवाइड हम करते हैं किसी भी स्टेट में, तो वो क्या काम करती है? वो क्या करती है? इस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो मॉलिक्यूल्स के बीच में प्रेजेंट है उसको ब्रेक डाउन करने का काम करती है। आई बात समझ में? दूसरी चीज, द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, उसकी टाइप होती है बेटा। और द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन
forces are collectively called van der Waal force of attraction. Van der Waal force of attraction. जो सारी इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उनको कलेक्टिवली एक साथ करके हम क्या बोलते हैं, वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब आगे देखते हैं कि वो फोर्सेज हैं कौन कौन सी और उसमें क्या क्या चेंजेज हैं जो ये कलेक्टिवली कॉल्ड का है। पहला अपने पास होता है डिस्पर्सन फोर्सेस। फर्स्ट इज द डिस्पर्सन फोर्सेस। सेकेंड अपने पास होता है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, डाइपोल डाइपोल फोर्सेस। थर्ड आपके पास होता है डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स। फोर्थ आपके पास होता है आयन डाइपोल फोर्स। है बात समझ में। और फिफ्थ अपने पास होता है आयन इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स। और फिफ्थ अपने पास होता है, सिक्स्थ अपने पास है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये अपने पास होती हैं इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ फोर्सेस। अब इनमें से आपको याद क्या रखना है, यहां से अपने पास जो आयन डाइपोल एंड ion induced dipole is not ion dipole and ion induced dipole forces are not van der Waal force of attraction. Van der Waal force of attraction। दूसरी चीज जो आपको याद रखनी है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है H बॉन्डिंग, ये भी आपका वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता है, नॉट वैन डर वाल फोर्स। इसका रीजन क्या है कि ये कुछ ही मॉलिक्यूल्स के अंदर प्रेजेंट होता है, सबके अंदर प्रेजेंट नहीं होता है, इसलिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग को हम सेपरेटली स्टडी करते हैं। आई बात समझ में, इसलिए इसको क्या करते हैं, सेपरेटली स्टडी करते हैं। तो इसलिए यहाँ पे इसको इसमें इंक्लूड नहीं करते हैं। तो देखो अपने पास जो ये तीन फोर्सेज हो गए, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल और डिस्पर्सन। और जो डिस्पर्सन फोर्स है उसका दूसरा नाम होता है लंदन फोर्स। जिनको तीनों को कलेक्टिवली हम कहते हैं क्या, वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस। ये दो जो हैं इंक्लूडेड, ये लास्ट वाले तीन जो हैं वो इंक्लूड नहीं कर रखी हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग कुछ स्पेशल केसेस में ही होती है। आयन डाइपोल और आयन इंड्यूस्ड डाइपोल जो है ये एक स्पेशल केस होता है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन का, जिसको हम वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में इंक्लूड नहीं करते हैं। आई बात समझ में। नेक्स्ट, अब एक एक करके इनको स्टडी करना स्टार्ट करते हैं। तो पहला अपने पास है डिस्पर्सन फोर्सेस। फर्स्ट अपने पास जो है
वो कौन सा है? डिस्पर्सन फोर्सेस। डिस्पर्सन फोर्स। पहला कंडीशन आपको याद रखना है कि जो डिस्पर्सन फोर्स है वो आपका प्रेजेंट होता है किसमें? नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में। नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स लाइक H2, N2, O2, F2 एट्सेट्रा। ये आपका प्रेजेंट होता है इनके बीच में। और मोनो एटॉमिक गैसेस लाइक, ये तो डाई एटॉमिक हो गई, और इन मोनो एटॉमिक गैसेस, मोनो एटॉमिक गैसेस लाइक हीलियम, नियोन, आर्गन, है ना, एट्सेट्रा, इनके अंदर जो है ये प्रेजेंट होता है। और जो दूसरी चीज़ आपको रखना है, दूसरी चीज़, मॉलिक्यूल शुड बी इलेक्ट्रिकली सिमेट्रिकल। Molecule should be electrically symmetrical। सिमेट्रिकल होना चाहिए इलेक्ट्रिकली, मतलब ये कि उसके ऊपर स्टार्टिंग में कोई भी चार्ज नहीं होना चाहिए और उसमें कोई भी डाइपोल मोमेंट नहीं होना चाहिए। या हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक चार्ज क्लाउड जो है वो सिमेट्रिकल होना चाहिए। लेकिन होता क्या है कि जैसे अपने पास मॉलिक्यूल है एक, सेंटर में न्यूक्लियस, और इलेक्ट्रॉन जो है वो इसके चारों तरफ क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व कर रहा है। ये दूसरा मॉलिक्यूल है, सेंटर में न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या कर रहा है? रिवॉल्व। अब एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम इस मॉलिक्यूल में हम ये मान के चलते हैं कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो इधर ज़्यादा है। एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम इलेक्ट्रॉन लेफ्ट में प्रेजेंट है, और उसी टाइम पे इसके भी इलेक्ट्रॉन किस पे प्रेजेंट है? लेफ्ट में। लेकिन ए जो मॉलिक्यूल है और ये बी है, ए के लेफ्ट में और इधर बी के भी किस में? लेफ्ट में। अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर ज़्यादा है तो इसका मतलब इधर नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी ज़्यादा है, और दूसरी साइड इसके अपोजिट किसकी हो जाएगी? पॉजिटिव चार्ज की ज़्यादा। इसी तरह से इसमें हो जाएगा कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर ज़्यादा है तो पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी इस तरफ ज़्यादा हो जाएगी। तो इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के कारण होगा क्या कि मॉलिक्यूल जो है वो कुछ ऐसे बन जाएंगे, अगर हम कंसीडर करके चलें कि एक साइड तो नेगेटिव चार्ज हो गया और एक साइड पॉजिटिव हो गया, ये इलेक्ट्रॉन हो गए एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, किसी इंस्टेंट के ऊपर। ऐसा ही इसमें इधर तो नेगेटिव हो गया और इधर कौन सा हो गया? पॉजिटिव। समझे चीज को? तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे? अपोजिट चार्ज डेवलप हो गया, इंस्टेंट डाइपोल बोलते हैं इसको। दिस इज नॉन एज इंस्टेंट डाइपोल। तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे बेटा? अट्रैक्ट। और इस टाइप की इंटरेक्शन को बोलते हैं डिस्पर्सन फोर्सेज और लंदन इंटरेक्शन। जितना इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा उतना ही क्या रहेगा? मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा रहेगा। दूसरी चीज़, जो ये इंटरेक्शन फोर्सेज हैं इनकी कुछ ना कुछ क्या होगी? इंटरेक्शन एनर्जी। और इंटरेक्शन एनर्जी जो है, इंटरेक्शन एनर्जी किसके केस में? इन द केस ऑफ लंदन फोर्सेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द 1/r का 6, r का पावर 6। r क्या है? डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। r इज द डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। और जो इंटरेक्शन है, जो डाइपोल, जो ये डिस्पर्सन इंटरेक्शन है,
ये ऑपरेट होता है अप टू 500 पिकोमीटर। these type of forces these type of forces operate only up to 500 पिकोमीटर। 500 पिकोमीटर मतलब ये कि बहुत शॉर्ट डिस्टेंस के ऊपर ये क्या होती हैं बेटा, ऑपरेट होती हैं। हाई बात समझिए, जितना डिस्टेंस बढ़ता चला जाएगा उतना ही मैग्नीट्यूड जो है वो कम होता चला जाएगा किसका, लंदन फोर्सेस और डिस्पर्सन फोर्सेस का। देखिए अब आप एक एग्जांपल लेकर चलते हैं। और दूसरी चीज आपको क्या याद रखनी है कि जितना सरफेस एरिया कांटेक्ट में ज्यादा रहेगा मॉलिक्यूल्स के, ग्रेटर द सरफेस एरिया इन कांटेक्ट मोर विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में कौन कौन से आते हैं, डिस्पर्सन फोर्सेस या लंदन फोर्सेस, डायपोल डायपोल इंटरेक्शन और डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल इंटरेक्शन। ये सारी चीजें डिपेंड करता है इन तीनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड कि सरफेस एरिया मॉलिक्यूल्स का जितना ज़्यादा कांटेक्ट में रहेगा उतना ही इनका मैग्नीट्यूड जो है वो क्या रहेगा, ज़्यादा। और जितना ज़्यादा मैग्नीट्यूड होगा उतना ही इंटरेक्शन एनर्जी ज़्यादा होगी, और जितनी इंटरेक्शन एनर्जी ज़्यादा होगी स्पीसीज या जो भी हम ऑब्जेक्ट ले रखा है, कंसीडर कर रखा है, उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट उतना ही ज़्यादा रहेगा। जैसे अब हम क्या कर लेते हैं बेटा, एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम एक ले लेते हैं एन पेंटेन और दूसरा लेते हैं नियोपेंटेन। दोनों का फॉर्मूला जो है वो होता है C5H12। ये फॉर्मूला होता है, मतलब ये कि फॉर्मूला सेम है तो मास भी सेम होगा, सेम नंबर ऑफ कार्बन है, सेम नंबर ऑफ क्या है, हाइड्रोजन। अगर नियोपेंटेन लेते हैं तो CH3 CH2 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 एंड CH3, ये एन पेंटेन हो गया। नियोपेंटेन लेते हैं तो अपने पास है CH3 कार्बन CH3, ये CH3 और CH3, ये नियोपेंटेन है। ये आपके पास क्या है, एन पेंटेन। ये आपके पास क्या है बेटा, नियोपेंटेन। एन पेंटेन एंड नियोपेंटेन। तो हम जब इसको देखते हैं नियोपेंटेन और एन पेंटेन को, तो ये जो नियोपेंटेन है, एन पेंटेन है, ये आपके पास क्या है, एक जिगजैग फॉर्म सी बनती है ऐसे। हर एंड के ऊपर यहाँ भी कार्बन है, ये भी कार्बन, 3 4 और एक 5। जब इसका देखा जाता है तो बॉइलिंग पॉइंट जो है वो एन पेंटेन का वो 36.2 डिग्री सेल्सियस। बॉइलिंग पॉइंट जो है वो कितना है, 36.2 डिग्री सेल्सियस। और जो आपके पास नियोपेंटेन है उसका बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो होता है बेटा 3.5 डिग्री सेल्सियस, सॉरी 9.5 डिग्री सेल्सियस, 9.5 डिग्री सेल्सियस। तो ये अपने को शो क्या करता है, इसका मतलब जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो नियोपेंटेन में क्या है, ज़्यादा, और जो आपके पास नहीं, जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो एन पेंटेन में ज़्यादा है और नियोपेंटेन में क्या है, कम। इसका रीज़न देखिए, जो आपके पास एन पेंटेन है वो आपका कुछ कुछ स्ट्रेट लाइन भी बोल सकते हो या इस तरह से जिगजैग है, लेकिन जो नियोपेंटेन है वो सफेरिकल है। और सफेरिकल जब होता है तो मॉलिक्यूल्स का जो सरफेस एरिया इन कांटेक्ट है वो सफेरिकल में कम होता है, और
स्ट्रेट चेन या इस टाइप के जिगजैग में क्या होता है ज्यादा। देखो कैसे, अब दूसरा मॉलिक्यूल लेके आऊं मैं नियोपेंटेन का, तो वो इसके साथ इसी मैनर में अरेंज हो जाएगा। अगर थर्ड रखूं तो इसी मैनर में अरेंज हो जाएगा, इस जिगजैग में ही। सरफेस एरिया ये सारा कांटेक्ट में रहेगा एक दूसरे के कंप्लीट में। और मॉलिक्यूल रखूं तो वो भी ऐसे ही हो जाएगा। मतलब ये कि अरेंजमेंट जो है वो परफेक्ट बनेगा। लेकिन यहाँ पे ये जो नियोपेंटेन है ये सफेरिकल टाइप हो गया, और सफेरिकल टाइप में क्या हो गया कि कुछ ऐसा लगा लीजिए। अब मैं दूसरा मॉलिक्यूल लेके आऊं नियोपेंटेन का, तो वो भी ऐसे ही सफेरिकल होगा, तो सरफेस एरिया इन कांटेक्ट ये रहेगा, और जो कि क्या है बहुत कम। यहाँ पे सरफेस एरिया इन कांटेक्ट क्या है ज्यादा, इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है और इसका क्या है कम। तो बॉइलिंग पॉइंट जो है वो डिसाइड कर देता है कि किसके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, या मैग्नीट्यूड ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमें ये बता देता है कि किसके अंदर किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा और किसका बॉइलिंग पॉइंट होगा कम। बाकी का करेंगे बेटा कल, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। थैंक यू।